आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाई चंदन शर्मा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी यूजी का जो पेपर हुआ था उसी के मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तीनों शिफ्टों के सॉल्यूशन मैं एक एक साथ करा रहा हूँ। आज का जो पेपर है वो 15 तारीख को तीनों शिफ्टों में जो पेपर हुआ है उन्हीं के जो बेस्ट 31 क्वेश्चन है या बेस्ट 30 या 31 क्वेश्चन है उन्हीं को मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। इसके पहले जितने शिफ्टों में पेपर हुए हैं उन सभी के सॉल्यूशन मैंने चैनल पे करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर चेक करें। पहला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित को क्या करिए, इवैल्यूएट करिए, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए √36 अगर हम करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। 324 जो होता है वो 18 का स्क्वायर होता है। रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 81 का रूट लेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 से कट करेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा, यानी यहाँ तक आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। प्लस इस रूट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर देख लेते हैं कि डेसिमल कितने प्लेस पे है। तो देखिए 4 ये हो गया, 5 हो गया और ये 6, ऊपर 6 प्लेस पे है। नीचे देख लेता हूँ तो 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा और 5 और 3 8 हो जाएगा। ऊपर 6 प्लेस पे है, नीचे 8 प्लेस पे है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा कि इस 6 को 8 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस 100 का जब रूट लेंगे तो ये बाहर निकल के क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा और अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए क्योंकि अब डेसिमल हट चुका है। देखिए 19 से कट करेंगे तो 19 पचे 95, 5 बार चला जाएगा। 21 से कट करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि 9 बार चला जाएगा। 17 से कट करेंगे तो 17 पचे 85 हो जाएगा। 5 इंटू 5 इसका रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, या मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 9 है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, तो 8 प्लस 10 इंटू 25 का रूट लेंगे तो 5 हो जाएगा, 9 को रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 10 है और यहाँ पे 8 है। इसका मतलब इकाई के स्थान पे 8 आना चाहिए और इकाई के स्थान पे 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं कि 5 या 15 धाम 150 हो जाएगा और 8 करेंगे तो 158। एग्जैक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या कौन सी होगी जो 96 से पूरी तरीके से विभाज्य हो। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे आपको बेसिक तरीका बता दे रहा हूँ। तो देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 6 बार 9 हो जाएगा। लिख देता हूँ मैं 6 बार 9। और 96 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 96 से भाग देके देख लेता हूँ कि क्या ये पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए एक बार चला जाएगा, 96 हो जाएगा। 3 39 हो जाएगा, जीरो उतार लेंगे, ये 9 चला आएगा। यहाँ पे कितने बार चला जाएगा, तो 9 पचे 45, 9 चौको 36, 4 बार चला जाएगा। तो 6 चौको 24 हो जाएगा और 9 चौको 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा, 9 ऊपर से उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अब तो 9 दूना के 18, एक बार चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ऊपर से आपका 9 यहाँ पर उतर जाएगा। अब कितनी बार चला जाएगा, तो 9 सत्ते 63, यानी कि 6 बार चला जाएगा। तो 36 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 छः 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 9 में से 6 जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा 13, 13 में से 7 जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि 63 आपका क्या आ रहा है, शेष आ रहा है। तो अगर ये संख्या पूर्णतः 96 से विभाजित होती है, इसका मतलब शेष को अगर इसमें से मैं घटा दूँ तो वही आपका आंसर होगा। तो 63 अगर मैं घटा देता हूँ तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा और यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी लास्ट में आपके 36 आना चाहिए और लास्ट में अगर मैं देखूँ 36 तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एकदम बेसिक तरीका था, बेसिक तरीके से भी मैंने बता दिया है। बाकी दोनों तरीके से मैंने क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप रेगुलर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो वो तरीके भी आप जान चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा कि दो पूरक कोण इस प्रकार से है कि एक कोण की जो माप का दोगुना है दूसरे कोण के माप के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, तो पूरक कोण क्या होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल अगर हम करें तो 90 अंश के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अगर ये 2 है तो ये कितना है, 3 है। तो आपसे पूछ रहा है कि बड़े कोण की माप, यानी इसे 3 की माप पूछ रहा है। तो अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 90 अंश के बराबर हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकाल देता हूँ तो 18 पचे 90, यानी कि 18 अंश क्या हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी। 3 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, 18 में 3 का गुणा करूँगा तो 18 3 54 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी किसी परियोजना के लिए कुल अस्थायी श्रमिकों को काम पर रखती है। यदि प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन 500 का भुगतान किया जाता है तो कुल दैनिक मजदूरी जो बिल कंपनी के बजट से 4,000 रुपये अधिक हो जाता है 500 रुपये देने पे। ठीक है, यदि इसके स्थान पर प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन 450 रुपये का भुगतान किया जाता है तो कुल दैनिक मजदूरी बिल बजट से 2,000 रुपये कम हो जाता है। तो कह रहे काम पर रखे गए श्रमिकों की संख्या कितनी होगी। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो पहले 500 अगर रुपये दिया जा रहा था तो मान लेता हूँ कि बजट ये है आपका, तो इससे 4,000 रुपये आपका अधिक हो जा रहा था। और अगर 450 रुपये दिया जा रहा है तो ये जो बजट है इससे क्या हो जा रहा है, 2,000 रुपये कम हो जा रहा है। तो अगर मैं रुपये में अंतर देखता हूँ तो रुपये में अंतर कितने का है, तो 50 का है। और यहाँ पे रुपये में अंतर कितने का है, तो 4,000 अधिक और 2,000 कम, यानी कि 6,000 है। यानी इसी 50 की वैल्यू कितनी है, 6,000 के बराबर है। यहाँ से अगर मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो वहीं क्या हो जाएगा, श्रमिकों की संख्या हो जाएगी। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करेंगे तो 12 पच्चीस 60 यानी कि 120 क्या हो जाएगा। तो यही श्रमिकों की संख्या हो जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक निर्धारित करता है। 43% का लाभ प्राप्त करने के लिए उससे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। तो आप सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला जानते हैं, बस उसी फार्मूले पर रख दीजिए, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो लाभ कितने का चाहिए, तो 43% का लाभ चाहिए। कितना अधिक दिया है, तो 120% अधिक दिया है। मान लेता हूँ कि x% की छूट दे रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 120 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका। 120 को अगर मैं बराबर के इधर लेके आता हूँ तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, तो 10 और 12 22 हो जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस का 22x डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। दोनों साइड माइनस से हटा दूंगा मैं, 11 से कट करूँगा तो 7 बार, 11 से कट करूँगा तो 2 बार, 2 से कट करूँगा तो 5 बार, इस 5 का 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 35% यही छूट की वैल्यू हो जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना मिलता है, 2 मिलता है। यानी कि जब 5 से भाग दे देते हैं तो 2 शेषफल मिलता है। कह रहा है कि और 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है। तो अगर मैं 7 से विभाजित कर रहा हूँ तो शेषफल 3 आ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होगी जो इन दोनों शर्तों को संतुष्ट करे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप ऑप्शन के थ्रू चेक कर लीजिए। तो सबसे न्यूनतम वैल्यू इसमें क्या दिख रही है, तो सबसे न्यूनतम वैल्यू दिख रही है 17। 17 को मैं चेक कर लेता हूँ। तो 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 2 शेषफल आएगा, बिल्कुल सही है। 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 दूना के 14 और 3 17, 3 शेषफल आ रहा है। तो जब ये 17 पे ही सेटिस्फाई कर गया तो बाकी ऑप्शन को मैं चेक नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि न्यूनतम धनात्मक संख्या पूछा है, बाकी संख्या 17 से अधिक है। तो अगर सेटिस्फाई करती भी है तो भी वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में 17 दिया है, उससे छोटी संख्या दिया है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का जो अंतर है वो 20 है। इन दोनों संख्याओं के बीच का जो मध्यानुपाती है वो 24 है। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा ये आपको बताना है। तो मैं मान लेता हूँ कि दोनों धनात्मक संख्याएं x और y है, तो इनका जो अंतर है वो कितना है, 20 दिया है। x को मैं y से क्या मानता हूँ, बड़ा मानता हूँ, ठीक है। और क्या दिया, मध्यानुपाती कहने का मतलब क्या होता है कि रूट में अगर इसकी वैल्यू निकालता हूँ x इंटू वाई की, ये कितना दिया है, तो 24 दिया है। आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, तो इन दोनों संख्याओं का योगफल, तो यानी कि x प्लस वाई इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको करने के कई तरीके हैं। आप इसको क्या करिए, इसके फैक्टर निकाल के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एक तरीका ये है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और प्लस 4 का x इंटू वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर x और y की वैल्यू निकालूंगा तो x और y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 24 इंटू 24 आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू मैं रख देता हूँ, तो x माइनस वाई इसकी वैल्यू दिया है 20, 20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4 इंटू 24 इंटू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ध्यान से देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी 4 है
और इसमें भी 4 है, क्योंकि जब ये स्क्वायर करेंगे इसका मतलब इसमें भी 2 4 है और इसमें भी 2 4, इस 24 में भी 4 है। तो जब रूट लूँगा x प्लस वाई की वैल्यू लूँगा तो जो भी आंसर होगा उसमें 4 छिपा होना चाहिए, यानी कि जो भी आपका आंसर होगा 4 से डिविजिबल होना चाहिए। और चारों ऑप्शन में 4 से सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है कि डिविजिबल है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि 24 इंटू 24 इसको फैक्टर के रूप में तोड़िए तो 8 तिया 24 हो जाएगा और ये इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, इस 8 को और कर दीजिए तो 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे दो फैक्टर देखिए ना कि जिनको घटाने पे इसका जो योग आए वो 20 है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ध्यान से दिख रहा है कि 3 में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 9, 9 में 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 36 आएगा और 4 दूना के 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। 36 में से अगर मैं 16 माइनस करता हूँ तो ये 20 आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 36 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। ठीक है, आपसे पूछ कर रखिए इसका योगफल, तो दोनों को जोड़ दूंगा तो भी आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 52 निकल के आ जाएगा, जो कि आपसे नंबर ए में दिया है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा कि 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है। ठीक है, पिघलने की प्रक्रिया में 10% जो पदार्थ है वो नष्ट हो जाते हैं। तो कह रहा है कि जो शीर्ष धातु को 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समान घनों में ढाला जाता है तो इस प्रकार कुल कितने घन बनेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सिंपल सा इसका आयतन निकाल दीजिए। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा। अब चूंकि 10% नष्ट हो गया, इसका मतलब 90% बचा होगा। 90% का मतलब कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसको ढाला किस में जा रहा है, तो 4 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन में ढाला जाता है। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, एक घन का आयतन कितना हो जाएगा, तो साइड का क्यूब यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, बस इसी को डिवाइड कर लेंगे तो बनने वाले कुल घनों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, तो देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से कट करूँगा तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। 4 से कट करूँगा तो 5 बार चला जाएगा। 2 से कट करूँगा तो ये 2 बार चला जाएगा। अब ऊपर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से डिविजिबल है, तो इसको निकाल लेता हूँ मैं। तो 5 तिया 15, 15 में 9 का गुणा करूँगा तो 135 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 से भाग करूँगा तो 6 बार चला जाएगा। 1 15 हो जाएगा, 7 बार 14, 1 10 हो जाएगा और 2 पचे 10 हो जाएगा। ठीक है, आपसे बनने वाले घनों की संख्या पूछ रहा है, तो घनों की संख्या हमेशा पूर्णांक में होती है, तो इसे दशमलव वाले को छोड़ देंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 67 यानी कि 67 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में कक्षा ए में 24 विद्यार्थियों की औसत लंबाई जो है वो 160 सेंटीमीटर है। कक्षा बी में 20 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 168 सेंटीमीटर है और कक्षा सी में विद्यार्थियों की जो औसत लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर है। यदि कक्षा ए बी और सी के सभी विद्यार्थियों की कुल औसत लंबाई अगर 164 सेंटीमीटर है तो कह रहा है कि कक्षा सी में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेटेज एवरेज लगा दीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मान लीजिए ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए में विद्यार्थियों की संख्या है 24 और इसमें औसत लंबाई कितना दिया, तो 160 दिया। बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 20 है, औसत लंबाई कितना दिया है, तो 168 दिया। सी में पता नहीं है, मैं मान लेता हूँ एक्स है, औसत लंबाई कितना दिया है, तो 165 दिया है। ठीक है, और इन सब की यानी पूरे कक्षा की औसत लंबाई कितनी है, तो 164 है। ठीक है, वेटेज एवरेज लगा दीजिए। तो देखिए ये कितना कम है, 164 से होना चाहिए 164, लेकिन ये तो 160 है, यानी कि 4 कम है। कितने पे, तो 24 पे। तो 24 चौको 96, यानी कि 96 की यहाँ पे कमी है। ये कितना अधिक है, 4 अधिक है। कितने पे, तो 20 पे। तो 20 चौको 80 क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और ये कितना अधिक है आपका, तो 1 अधिक है। कितने पे, तो x पे, यानी कि x हो जाएगा। ठीक है, इन सब को अगर मैं जोड़ दूं तो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जोड़ दीजिए आप। तो यहाँ से अगर मैं घटाऊंगा तो 16 हो जाएगा। इसे 16 माइनस को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 16 निकल के आ जाएगी और यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 12 महीनों के लिए 1,21,500 का निवेश करता है। बी 9 महीने के लिए 1,02,060 रुपये का निवेश करता है और सी 97,200 का निवेश करता है, लेकिन 6 महीने बाद 24,500 निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ अगर इतने रुपये का है तो ए और बी के लाभ के हिस्से का अंतर कितना होगा,
ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का जो बेसिक तरीका है कि जितना आपने मान लीजिए कि आपका जो पैसा है वो x है और आपने t समय के लिए दिया है, तो जितने समय के लिए दिया है और जितना रुपया दिया है उसी के प्रोडक्ट के रूप में आपको लाभ में हिस्सेदारी मिलती है। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बेसिक से कराया है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को आपको ओरली सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि कैसे आप इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए ए का जो हिस्सा है वो कितना है, तो मैं लिख लेता हूँ 1,21,500 है, ठीक है। और ये कितने के लिए, तो पूरे 12 महीने के लिए यूज कर रहा है, तो इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। और बी का अगर मैं हिस्सा देखता हूँ तो 9 महीने के लिए कितना, तो 1,02,060, तो लिख लेता हूँ 1,02,060 जो है वो हिस्सा 9 महीने के लिए यूज कर रहा है। इनका अंतर आपको बताना है लाभ में हिस्सा। तो मैं सी का यहाँ पे नहीं निकाल दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको डिविजिबिलिटी के हिसाब से करेक्ट आंसर तक पहुँचने का अप्रोच बता रहा हूँ। तो देखिए मुझे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका 3 है 12 में, और 5 1 6 2 8 1 9 इसमें भी 3 है। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 6 2 8 1 9 इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि 3 में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 इसमें भी आएगा, 9 इसमें भी आएगा, यानी कि जो भी आपका अंतर होगा उसमें भी तो 9 होना चाहिए। यानी कि जो भी आपका आंसर इन चारों में से होगा वो 9 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। आप चेक कर लीजिए, तो 6 3 9 हो जाएगा, 7 2 9 6 बच जा रहा है, ये आपका आंसर नहीं होगा। 5 4 9 है, 6 2 8 2 10, ये भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 8 8 16 16 17 18 हो जाएगा, 6 4 10, ये भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 हो जाएगा, 7 3 10, 6 16 17 18, बिल्कुल ये आपका 9 से डिविजिबल है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है। इसमें से जो सी है वो अपने निवेश को निकाल भी रहा है, तो या तो आप ए बी और सी के लाभ का हिस्सा निकाल दीजिए या लाभ का अनुपात निकाल दीजिए, फिर उसके बाद से टोटल लाभ को जोड़ के इसके बराबर करके और फिर उसके बाद से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। बाकी मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 5 8.3 और 0.19 का एलसीएम कितना होगा, ठीक है। तो इसको पहले फ्रैक्शन के रूप में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 83/10 लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ 19/100 लिख सकता हूँ। तो जब भी एलसीएम निकालना होगा तो जो ऊपर वाली वैल्यू है इसका आप एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाली जो वैल्यू है इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देख रहा हूँ मैं कि तीनों को प्राइम नंबर है, और एचसीएफ इन सब का क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो जब एचसीएफ 1 हो जाएगा यानी कि सिंपल सा ऊपर वाली जो वैल्यू है इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए मैं लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो 19 5 95 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा। 5 3 15, लास्ट में 5 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट में देख लेता हूँ, तो देखिए 5 3 15 हो जाएगा, और 9 3 27, और ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में कितना आना चाहिए 85 आना चाहिए, और लास्ट में 85 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल के दौरान जो 50% माल है वो 36% के लाभ पर बेचा जाता है, और शेष माल का 40% जो माल है वो 14% के लाभ पर बेचा जाता है, और जो शेष माल है उसको 21% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल जो लाभ है वो x% का हुआ है तो x का मान कितना होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मान लेता हूँ कि टोटल जो माल है वो 100% है, ठीक है। तो 50% को किस हिसाब से बेचा गया है, तो 50% को मैं ले लेता हूँ, 50% को 36% के लाभ पे बेचा गया है, तो 36% मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, प्लस का 36%। अब करें शेष माल, यानी कि बचा हुआ 50% होगा, इसका 40% यानी कि 50 का 40 में निकाल देता हूँ, तो 50 का 40 अगर मैं निकालूंगा तो 20% जो माल होगा उसको 14% के लाभ पे, तो प्लस का 14% हो जाएगा। बाकी बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 70 30 यानी कि 30% जो हिस्सा है वो 21% की हानि पर बेचा गया, ठीक है। ओवरऑल आपको पूछ रहा है कि कुल जो लाभ है वो x% का, तो ओवरऑल आप देख लीजिए कि कितने परसेंट का लाभ है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 0 हटा देता हूँ, तो 0 0 0 इन तीनों से हटा देता हूँ। 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 36 में, तो 6 5 30 हो जाएगा, 5 3 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 यानी 180 हो जाएगा, ठीक है। इसको करूँगा तो 14 दूना के 28 हो जाएगा प्लस का, और इसको करूँगा तो 21 3 63 हो जाएगा माइनस का। अब इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, माइनस क्या करेंगे 63 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और 20 में से 6 अगर मैं घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा।
यानी 145 हो जाएगा। अब ये 145 पॉजिटिव आ रहा है, इसको बांटेंगे कितने में, तो 5 2 7 3 10 लोगों में बांट देंगे, तो 10 से भाग दे दूंगा, तो 10 से भाग करूंगा तो 14.5%। यही क्या हो जाएगा, ओवरऑल लाभ परसेंट हो जाएगा, जो एक्स की वैल्यू है। यही एग्जैक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना है और अपने उत्तर को 3 दशमलव स्थानों तक आपको बताना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो देखिए नीचे देखता हूँ दशमलव तो कितना स्थान पे है, तो 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 5 12, नीचे 12 स्थान पे दशमलव है। ऊपर देख लेता हूँ मैं, तो 4 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, उस जीरो का हटा लेता हूँ तो ये 12 स्थान पे ये भी दशमलव हो जाएगा। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रूट के अंदर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6859 इंटू 1156 हो जाएगा, इंटू 6400 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 289 इंटू 1600 इंटू 54872 ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो 0 0 हो जाएगा, और 16 से अगर भाग करूँगा तो ये 4 बार चला जाएगा, 4 से कट कर लेता हूँ मैं तो 1 हो जाएगा, 1 14, 4 3 12, 2 28 हो जाएगा, 7 बार चला जाएगा, और ये कितनी बार चला जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 32, 8 बार चला जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो ये और ये वाली वैल्यू, ये साफ साफ दिख रहा है कि इसी का ये दोगुना है। यानी अगर इससे मैं डिवाइड करूँ तो ये 2 बार चला जाएगा, और 2 से कट कर लेता हूँ इसको तो ये 5 बार चला जाएगा, 15 हो जाएगा, 7 बार 14 हो जाएगा, 1 16, 8 बार चला जाएगा। अगर 289 का दोगुना करूँगा तो 578 आएगा, यानी कि ये भी इससे विभाजित हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या, तो रूट में सिर्फ 2 बचेगा, और रूट में 2 का मान होता है 1.4142, यही इसका मान होता है। और ये किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में 1.414 दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का। मैंने बस क्या किया है कि ऊपर जो डेसिमल था और नीचे जो डेसिमल प्लेस की वैल्यू थी उसको मैंने इक्वल कर दिया, और फिर उसके बाद से सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना एक्सप्रेस दिल्ली से 10 बजे सुबह पर निकलती है और उसी दिन 7 PM पर पटना पहुंचती है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिल्ली लिख लेता हूँ, और ये आपका पटना है। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है और कितने घंटे का समय ले रही है, तो देखिए 10 और 7 यानी कि 2 और 7 9 घंटे का समय ले रही है। ठीक है, यहाँ से ऐसे निकल रही है। तो आगे कह रहा है कि दिल्ली एक्सप्रेस पटना से 2 बजे शाम को निकलती है और अगले दिन 1 बजे दिल्ली पहुंच रही है। यानी कि यहाँ से एक गाड़ी 2 बजे शाम को निकल रही है और 1 बजे पहुंच रही है, तो 10 और 1 11 घंटा इसको लग रहा है। तो लिख लेता हूँ मैं 11 घंटा। तो कह रहा है कि दोनों ट्रेनें समान मार्ग पर विपरीत दिशा में, दिखा दिया मैंने चित्र में, यात्रा करती हैं, तो वे किस समय मिलेंगी, यानी कि उनके मिलने का समय क्या होगा ये आपको बताना। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए 10 बजे सुबह चल रही है और ये 2 बजे ये चलना शुरू कर दे रही है, यानी कि कितने घंटे बाद ये चल रही है, तो देखा जाए तो 2 और 2 4 घंटे बाद चल रही है। तो 4 घंटे में ये कुछ तो दूरी तय कर ली होगी, तो मैं मान लेता हूँ जो टोटल जो दूरी है ना वो इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन्हीं दोनों का एलसीएम मान लेता हूँ, यानी कि टोटल दूरी में मान लेता हूँ कि 99 किलोमीटर टोटल दूरी है। ठीक है, ये मैं अपने मन से मान लिया। तो जो ये 9 घंटे में तय कर रही है, इसकी यहाँ से स्पीड क्या निकल के आ जाएगी, 11 निकल के आ जाएगी, और इसकी स्पीड क्या निकल के आ जाएगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी। ठीक है, अभी 11 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, तो 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अब बची दूरी कितनी हो जाएगी, तो टोटल दूरी आपकी 99 है, 44 ने तय कर लिया है, तो बची दूरी 55 हो जाएगी। और इसी 55 दूरी को यहाँ पे मान लेता हूँ कि 4 घंटे में यहाँ पे पहुँच जा रही है। अब यहाँ से जो 55 दूरी है ये यहाँ पे इधर चल रहा है और ये यहाँ पे इधर चल रहा है, तो दोनों की जो नेट स्पीड हो जाएगी इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी, और इसी दूरी को इन दोनों के द्वारा कवर किया जाए। मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे मिल रहा है तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा और ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो जो टोटल दूरी कवर की जाएगी ये 55 किलोमीटर की दूरी तो कवर की जाएगी जब ये मिलेंगे। तो ये दूरी हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, तो 9 और 11 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा नेट स्पीड हो जाएगी। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यही क्या हो जाएगा, मिलने का समय हो जाएगा। तो कितने बार चला जाएगा, तो 20 दूना के 40, 2 बार चला जाएगा, बचेगा क्या, तो 15/20 हो जाएगा। इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, 15 3 45, यानी कि 2 घंटा 45 मिनट बाद क्या हो जाएगा, ये मिलेंगे। तो किसके 2 घंटा, तो जो बाद में चल रही है यानी कि 2 बजे जो चलना शुरू करती है इसके 2 घंटा 45 मिनट बाद।
तो इसमें अगर जोड़ूंगा तो 4:45 पे ये मिलेंगे और ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कंपनी में 2 विभाग ए और बी हैं, जिनमें कर्मचारियों का जो अनुपात है वो 5:7 है। तो देखिए ये ए है और ये बी है, इसमें कर्मचारियों का जो अनुपात है वो 5:7 है। ठीक है, कह रहा है कि यदि 28 कर्मचारियों को बी से ए में स्थानांतरित किया जाता है, तो बी से ए में 28 कर्मचारियों को कर दिया जाता है, तो ये अनुपात कितने का हो जाता है, तो 1:1 हो जाता है। तो कह रहा है कि मूल रूप से प्रत्येक विभाग में कितने कर्मचारी थे, यानी ये आपको बताना है। यानी कि स्टार्टिंग में जो 5 और 7 है, इसी की वैल्यू आपको बतानी है। तो पहले मैं इसको बेसिक से बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए, मान लीजिए कि 2 लोग हैं, मान लीजिए कि ए और बी 2 लोग हैं, इसके पास मान लीजिए 10 रुपया है और इसके पास मान लीजिए 20 रुपया है। ठीक है, तो अगर ये अपना 5 रुपया उठा के इसको दे दे, तो इसके पास 15 रुपया हो जाएगा, इसके पास कितना हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। मैं आपको समझाना क्या चाहता था कि पहले जो ए और बी का योग था, तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 होगा। बाद में जब इस तरीके से करेंगे तो भी योग क्या हो जाएगा, बराबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू तो सेम ही है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ योग, तो 12 का योग है, और यहाँ पे अगर योग देखता हूँ तो ये कितने का योग है, तो 2 का। तो ये तो बराबर होना चाहिए, तो इस 2 को 12 करने के लिए 6 से गुणा कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा। तो देखिए, चाहे 7 से 1 घट रहा है, चाहे 5 में 1 वृद्धि हो रहा है, बात एक ही हो जाएगी। तो इसी 1 की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, तो 28 दिया है। आपसे 5 की वैल्यू और 7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपल सा 28 में 5 और 7 दोनों का अलग अलग गुणा कर दीजिए, तो 8×5 = 40 हो जाएगा, 5×2 = 10 और 4×14 हो जाएगा, यानी 140 ए में हो जाएंगे। और 7 से गुणा करूंगा तो 8×7 = 56 हो जाएगा, और 7×2 = 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19। 196 क्या हो जाएगा, बी में कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये तो एकदम बेसिक तरीका था, बिना पेन उठाए भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कैसे, तो इसी 5 और 7 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और ऑप्शन ऐसे दिया है कि जैसे ए में दिया है 140 और बी में दिया है 84। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 की जो वैल्यू है वो 7 से छोटी है, यानी बी का मान ए से अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कम है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भी कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे भी बी की वैल्यू ए से छोटी है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते थे कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी मैंने तरीका आपको बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेडू एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर निवेश करती है। 2 वर्षों बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, जो कि वार्षिक रूप से संयुक्त हो रहा है, 136.5 रुपये प्राप्त होता है। यदि उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए संगत साधारण ब्याज रुपये में अगर निकालना हो तो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, आर की वैल्यू कितनी है, तो 10% आर की वैल्यू है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो 1/10 हो जाएगा। 2 वर्षों की बात करेगा तो इसी 10 का स्क्वायर कर दूंगा। तो मैं मान लेता हूँ कि मूलधन कितना है, 100 रुपये मूलधन है। तो पहले साल का इस पर ब्याज हो जाएगा 10 रुपया, दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा 10 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इसका जब मैं 10% निकालूंगा तो 1 रुपया हो जाएगा। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 10, 10, 20 और 1, 21 हो जाएगा। लेकिन इसी 21 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 136.5 दिया। आपसे पूछ क्या रहा है कि साधारण ब्याज, तो ये देखिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज ये हो जाएगा, यानी 20 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 136.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 20 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 20 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से 136.5 डिवाइडेड बाई 21 और इंटू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस जीरो से यहाँ से ये जो दशमलव है वो हट जाएगा। यानी कि एक तो पहली बात है कि जो भी आपका आंसर होगा वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे भी क्या है, सम संख्या नहीं है। तो देखिए 2 से 125 तो डिविजिबल नहीं होगा, 115 भी नहीं होगा, यानी कि ये दोनों आंसर तो आपके नहीं हो सकते। या तो 120 हो सकता है या तो 130। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, तो कितनी बार चला जाएगा, तो अगर मैं देखता हूँ तो 3 से कट कर लेता हूँ, तो 3 7 21 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 5 15 और 3 5 15 हो जाएगा। 7 से कट कर लेता हूँ तो 7 6 42 हो जाएगा, 3 35 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, और 65 में 2 का गुणा करूँगा तो 130 क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जल पाइप खोखले बेलन की आकृति का है, जिसकी वाय जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की लंबाई 2 मीटर है तो पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वाय और आंतरिक दोनों को मिला दिया जाए तो वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, निकटतम पूर्णांक तक आपको बताना है।
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि मान लीजिए ये आपका क्या है, खोखली पाइप है, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो पहले मैं इसका क्या करूँगा, बाहर का ये जो वक्र पृष्ठ है उसको निकालूंगा, फिर अंदर का वक्र पृष्ठ निकालूंगा, फिर इस वाले सिरे को और इस वाले सिरे का क्या निकालूंगा, क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दूंगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल अगर यहाँ से निकालूंगा तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वाय त्रिज्या है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 हो जाएगा, और -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 36 पाई। ये क्या हो जाएगा, तो इस साइड का क्षेत्रफल हो जाएगा। दोनों साइड यही सेम चीज़ है, तो 2 से गुणा कर दूंगा तो 72 पाई क्या हो जाएगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, इन दोनों का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है, या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं। अब इसका मैं वक्र पृष्ठ निकालूंगा तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r इंटू एच होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो बाहर वाले का क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर की वैल्यू 10 है और एच की वैल्यू दोनों में कितना दिया है, तो 2 मीटर दिया। इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 100 से क्या करूंगा, गुणा करूंगा। अंदर वाली सतह का क्षेत्रफल यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो 2 पाई और आर की वैल्यू यहाँ पे 8 दिया है, एच की वैल्यू दिया है 2 इंटू 10 के घाते 2 हो जाएगा सेंटीमीटर में। दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ तो देखिए 2 पाई इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ पे बचेगा 8, दोनों को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आया है और ये जो आया है, इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ देते हैं। तो चूंकि यहाँ पे अगर ये निकटतम पूर्णांक में नहीं बताना होता तो इसको आप बता सकते थे एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी। चूंकि निकटतम पूर्णांक में बता के सिर्फ इसको क्या कर दिया, फंसाने का काम किया है। तो निकाल देता हूँ मैं। तो देखिए ये हो जाएगा 18 दुना के कितना हो जाएगा 36, 36 दुना के कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 72 पाई इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसमें जोड़ दूंगा मैं 72 पाई जोड़ दूंगा। दोनों में से साफ साफ दिख रहा है कि 72 पाई कॉमन ले लेता हूँ। तो 72 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो 22/7 लेनी है आपको, और इंटू यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 101 हो जाएगा। तो 72 में 2 का अगर मैं गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 7 दुना के 14 यानी 144 हो जाएगा, इंटू 101 हो जाएगा, इंटू 11 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। चूँकि वैल्यू क्या है, काफ़ी आसपास है। देखिए 855 और 848 से काफ़ी आसपास है, तो एग्जैक्ट वैल्यू मुझे निकालनी ही पड़ेगी। आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बाकी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि आंसर क्या आ जाएगा। तो 144 है, इंटू कितना है, तो 101 है, तो 101 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इंटू 11। अब इसमें भाग देना है किससे, तो इसमें भाग देना है आपका 7 से, तो 7 से भाग दे देता हूँ। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 22,854.8 यानी 22,855, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 22,854.5 समथिंग करके आ रहा था, आपने देखा है अभी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तरीका जो है मैंने आपको बता दिया कि पहले आप इस पृष्ठ का क्या निकाल लीजिएगा, क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, फिर इसकी बाहरी वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिएगा, फिर इसकी आंतरिक वाली जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल निकाल के इन तीनों को जोड़ देंगे तो वहीं आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती तो मुझे इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। या ये दोनों ऑप्शन अगर इतने पास नहीं होते, ये 24 अगर होता तो भी मैं इतना कैलकुलेशन नहीं करता, तो भी मैं निकाल देता, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 5 में से कौन सी सबसे छोटी धनात्मक संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि 8 उसका तृतीयानुपाती हो जाए। तो तृतीयानुपाती क्या होता है, जैसे मान लेता हूँ कि जो बाद वाली वैल्यू है, यानी कि इस 5 में से मान लेता हूँ x घटाया जाता हूँ, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करके इसे 3 में से x घटाया जाए, इसको भाग दे देता हूँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। इसी को तृतीयानुपाती बोलते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं x की, ठीक है। पर आप इसको सॉल्व मत करिएगा, ऑप्शन के थ्रू आप देख लीजिए कि किस पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ तो -1 करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से भाग करूँगा तो 8 नहीं आएगा, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। 2 पे चेक कर लेता हूँ, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे, एक इसमें भी 9 आ रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। एक रख के चेक कर लेते हैं, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 8। बिल्कुल ये राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु का जो मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि वह 30 रुपये की खरीद पर 2 रुपये की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 30 रुपये खरीद पे 2 रुपये की छूट देता है तो छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 2/30 इंटू 100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। 10 दूना के 20/3 ये क्या हो जाएगा, इतने परसेंट की छूट दे रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य से कितना अधिक, तो 20% अधिक अंकित क्या है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। इस पे 20/3% की छूट दे रहा है। 20/3 की फ्रैक्शन वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, तो 20/3 इंटू 100 हो जाएगा। 20×5 100 हो जाएगा, यानी 1/15 हो जाएगा। यानी कि 15 का खरीद के ला रहा है तो 14 में बेच रहा है, यानी कि 14/15 क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, और 100 इसका हमने क्या माना था, तो 100 इसका CP माना था। तो सॉल्व कर देता हूँ मैं यहाँ से। तो 15 से भाग दूंगा तो 8 बार में चला जाएगा, और 14 में 8 का गुणा करूंगा तो 8 चौको 32 हो जाएगा। 8 और 3 11, 14 8 112 हो जाएगा। यानी कि 100 का सामान लेके आया था, 112 में बेच रहा है, इसका मतलब 12% का उसमें वृद्धि हुआ है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए बंटन की माध्यिका अगर 28.5 है तो लुप्त बारंबारता यानी x का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन है जो यहाँ पे x जो बारंबारता है इसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। माध्यिका निकालने का तरीका ये होता है कि आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो ये 5 हो जाएगा। इसके बाद से अगली वाली फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड करते जाइए, फिर इसको इसमें ऐड करते जाइए। ऐसे करके हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ। इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ सबसे आसान तरीका। तो देखिए, माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला जो होता है ये क्या होता है, तो माध्यिका आपको दिया है 28.5, तो मैं लिख लेता हूँ 28.5। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो L प्लस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में n/2 हो जाता है, माइनस CF होता है, और डिवाइडेड बाई F होता है, और इंटू कितना होता है, तो H होता है। ठीक है, अब चूंकि अगर आपकी माध्यिका 28.5 है तो ये 28.5 इस 20 और 30 के बीच में पड़ेगा, तो यही हमारा मेन इंटरवल हो जाएगा। इसकी लोअर लिमिट यानी L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और प्लस कितना हो जाएगा, n/2। अब n की वैल्यू मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे x है, जोड़ेंगे तो मुझे पता नहीं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, तो मैं लिख देता हूँ, बस n/2 ही लिख रहा हूँ। ठीक है, और माइनस से CF क्या होता है, तो इसके पहले वाली संचयी बारंबारता, यानी इसके पहले वाली संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, तो 5 और प्लस x, यानी कि कितना हो जाएगा CF की वैल्यू, तो मैं लिख लेता हूँ 5 + x हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई f क्या हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी जो कि 20 है, तो ये 20 हो जाएगा, और इंटू h क्या हो जाएगा, तो इसके बीच का वर्ग अंतराल या सबके बीच का वर्ग अंतराल अगर आप देखेंगे तो 10 है, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 28.5 में से इस 20 को अगर मैं घटा देता हूँ तो ये 8.5 हो जाएगा, और ये इधर 2 है, 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 8.5 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो 8 दूना 16 और 1 17 हो जाएगा। यानी इसी 17 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो n/2, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का x इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन की हेल्प से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम निकालने का प्रयास करेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालने का प्रयास करता हूँ तो देख लेता हूँ कितना होगा। तो देखिए 20 और ये 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 और 15 40 हो जाएगा। 40 और 7 47 हो जाएगा। 47 और 5 कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। ठीक है, तो 52 और ये x है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 52 और प्लस x। ये किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये आपकी n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अगर मैं n/2 अगर मैं करता हूँ तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 से भाग करना पड़ेगा। 26 दूना के 52 हो जाएगा, यानी कि 26 + x/2 हो जाएगा। इसी की वैल्यू इसकी जगह पर रख दीजिए। तो अगर मैं रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 26 + x/2 हो जाएगा, और माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, 26 में से 5 अगर मैं घटाऊंगा तो 21 हो जाएगा, और 17 यहाँ पे है। ठीक है, इस 21 को जब इधर लेके आऊँगा तो 17 और 4 21, यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो माइनस का x हो जाएगा, और प्लस x/2 के बराबर हो जाएगा। इसको यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो माइनस का 4 ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये माइनस का x/2 के बराबर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का x/2 निकल के आ जाएगी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड है। 4 का इस 2 में गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, 8 निकल के आ जाएगी। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि x की वैल्यू क्या होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है
कि एडुआर्डो, अब्राहम और जेवियर्स एक काम को क्रमशः 6, 34 और 36 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। एडुआर्डो 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, ठीक है, और अब्राहम काम पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो कह रहा है कि काम पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बेसिक से एडवांस लेवल तक हर टाइप के जो क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को कंबाइन करके मैंने एक वीडियो बना रखी है इस चैनल पे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें, उस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो एडुआर्डो इसको मैं मान लेता हूँ ए, ठीक है, और ये कितने दिन में कर दे रहा है, तो ये 6 दिनों में किसी कार्य को कर दे रहा है। अब्राहम को मैं ए बी मान लेता हूँ, ठीक है, ये कितने दिनों में कर दे रहा है, तो 34 दिनों में। और जेवियर्स को मैं मान लेता हूँ जे, ठीक है, तो ये कितने दिन में कर दे रहा है, तो 36 दिनों में, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम अगर निकालूंगा तो देखिए 9 चौको 36 यानी कि 9 × 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 6 भी आ जाएगा तो 6 को काउंट नहीं करेंगे, 17 दूना के 34, तो 17 से गुणा कर दूंगा तो यही इसका क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। 6 से अगर मैं इसमें भाग कर देता हूँ तो 17 × 6 बार चला जाएगा, तो 17 छः का कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 34 से भाग करूंगा तो 17 दूना के 34 यानी कि 9 दूना के 18 बार चला जाएगा, और अगर 36 से भाग करूंगा तो 17 बार चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी और जे की अलग अलग इफिशियंसी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन एडुआर्डो 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। इसका मतलब 2 दिन तक इन्होंने साथ में कार्य किया होगा, यानी प्रतिदिन की इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो 17 दूना की 34 एक 35, 35 और 2 37 यानी कि 137 क्या हो जाएगी, तो इनकी प्रतिदिन की एफिशिएंसी हो जाएगी। 2 दिन तक इन्होंने साथ कार्य किया तो 37 दूना के 74 हो जाएगा, यानी कि 274 इन्होंने कार्य कर दिया होगा। टोटल कार्य कितना है, तो ये टोटल आपका कार्य, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कार्य अगर मैं निकाल देता हूँ, 17 में 4 का गुणा करूँगा तो 68 यानी कि 68 हो जाएगा, और इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 9 8 72 2 हो जाएगा, और 9 6 के 54 54 और 7 कितना हो जाएगा, तो 61 हो जाएगा, यानी कि 612 टोटल कार्य है। अब इतना कार्य इन्होंने कर लिया है, तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो बचा कार्य निकल के आ जाएगा। तो 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी इतना कार्य बचा होगा। अब कह रहा है कि अब्राहम कार्य पूरा होने के ठीक 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। अब्राहम की इफिशियंसी है 18, अगर ये 3 दिन तक कार्य करता है तो कितना कार्य कर लेता है, तो 18 × 3 इतना कार्य करता है, अगर कार्य 3 दिन पहले नहीं छोड़ता तो 18 कितना हो जाएगा, 54, यानी कि 54 कार्य वो कर लेता है। तो जो भी ये बचा कार्य होगा ना, इसी में 54 कार्य जोड़ देंगे, यानी कि 338 हो जाएगा प्लस 54, ठीक है। ये जो छोड़ के जा रहा है इसी कार्य को जोड़ के और फिर दोनों से मिला के कार्य करा देंगे। तो 8 4 12 को 2 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी इतना कार्य जो है। अब इसको किससे करा देंगे, तो इसको अब्राहम और जेवियर से करा देंगे। इन दोनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी है, तो 35 है, तो 35 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, तो ऊपर देख लेता हूँ मैं, क्या ये आपका 7 से विभाजित है, तो 7 5 35 हो जाएगा, और 4 42 बिल्कुल 7 से विभाजित है, तो ये 7 5 35 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, 4 42 6 बार चला जाएगा, ठीक है। 5 से कट कर लेता हूँ मैं, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, यानी कि 11.2 दिन का समय तो यहाँ पे लग गया इसको। 2 दिन तक इन्होंने 7 कार्य किया, तो टोटल लगने वाला दिन कितना हो जाएगा, तो 11.2 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने दिन लग रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो 13 दशमलव क्या हो जाएगा, 2 दिन का समय लगेगा, और यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को 1 रुपये में 5 नींबू बेचकर 34% की हानि होती है। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे, ठीक है। तो 1 रुपये में कितने नींबू बेच रहा है, 5 नींबू अगर बेच रहा है तो 34% की हानि हो रही है। इसका मतलब उसको बिल कितना रहा है, तो 66% उसको सिर्फ पैसा मिल ही रहा है, क्योंकि 34% की हानि हो रही है, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 रुपये में ही कितने नींबू अगर बेचे कि उसको लाभ कितना हो, तो 10% का लाभ हो, यानी कि 110 की वैल्यू उसको प्राप्त हो, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो देखिए, पहले 1 रुपये में 5 नींबू बेच रहा था तो उसको हानि हो रही थी। तो अब 1 रुपये में ऑब्वियस सी बात है कि इसे 5 से कम नींबू बेचेगा तभी जाके उसको लाभ होगा। ये तो अगर आप सोचें तो आपको ये तरीका सही भी लगेगा, ठीक है। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 5 से कम होगा। तो देखिए, ये तो 5 है, ये आंसर आपका होगा नहीं, यानी कि इन्हीं तीनों में से कोई आंसर आपका हो सकता है, ठीक है।
तो सिंपल सा क्या करेंगे, ये रिवर्स वाला क्वेश्चन है तो इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है कि 110% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 5 के बराबर हो जाएगी। वस्तु की संख्या को मैं लिख रहा हूँ, आपसे 66% की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 5/110 हो जाएगा। 66 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, 66 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, यही मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो कट करूँगा तो कितनी बार चला जाएगा, तो ये 6 बार चला जाएगा। 5 से कट करूँगा तो 5 दूना के 10 2 बार, 2 से कट करूँगा तो कितनी बार चला जाएगा, 3। यानी कि 3 वस्तुएं अगर इस बार बेचता है 1 रुपये में तो उसे 10% का क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा अगर इसकी वैल्यू 2 के बराबर है और थीटा जो है वो प्रथम चतुर्थांश में है तो सेक थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, ये 4 चतुर्थांश होते हैं, ये आपका होता है पहला, दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये आपका चौथा चतुर्थांश होता है। ठीक है, इसमें आल जो आइडेंटिटी होती है, आल आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये कोसेक। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटी जो होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं। इसमें इसमें क्या होता है, तो साइन और कोसेक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो टेन और कॉट होता है, और इसमें क्या होता है, तो सेक और कॉस होता है। अब ये प्रथम चतुर्थांश है तो इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं तो हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, तो टेन थीटा की वैल्यू अगर 2 के बराबर है, आपसे पूछ रहा है सेक थीटा, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा ये बराबर किसके होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं 10 की वैल्यू रख दूंगा तो 1 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, तो √5 हो जाएगा। 4 1 5 √5 हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है तो √5 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खोखला गोली कोष 39 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना हुआ है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो कोष का वजन किलोग्राम में कितना होगा। ठीक है, तो कोष का वजन निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो खोखला गोली कोष है उसका आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि घनत्व बराबर क्या होता है। लिख देता हूं मैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान और डिवाइडेड बाई क्या होता है, तो आयतन होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको द्रव्यमान निकालना है तो घनत्व तो दिया है, आयतन निकाल के गुणा कर देंगे तो आपका द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आयतन निकाल देते हैं। तो खोखला गोली कोष है तो गोले का आयतन कितना होता है, तो 4/3 πr³ होता है। तो बाहरी त्रिज्या क्या है, तो 13 है, तो 13 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और माइनस आंतरिक त्रिज्या क्या है, तो 12 है, तो 12 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 लेनी है, तो रख देता हूँ मैं। तो 4/3 हो जाएगा, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख दूंगा। 13 का क्यूब करूंगा तो क्यूब निकालने की जरूरत नहीं है, आप a³ - b³ का फॉर्मूला जानते भी हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा a² यानी 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, प्लस b² 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस का ab हो जाएगा। तो 13 दूना के 26 हो जाएगा, और 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको माइनस करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, और इसको जोड़ लेता हूँ मैं, तो 6 4 10 और 9 19 को 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 10 और 6 16 को 6 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूँ कि 469 क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका आयतन निकल के आ गया, इसमें घनत्व से गुणा कर देंगे तो घनत्व कितना दिया है, तो 39 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो इंटू 39 से अगर मैं गुणा कर दूंगा तो ये जो आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा, लेकिन आपको आंसर किस में बताना है, तो किलोग्राम में बताना है। तो किलोग्राम में बताने के लिए क्या करूंगा, मैं 1000 से भाग कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो ठीक है, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो 1/1000 कर देंगे। ठीक है, तो बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो 7 से कट करूंगा मैं तो कितनी बार चला जाएगा, तो 7 6 42 हो जाएगा, 4 49 हो जाएगा, 7 7 49 यानी कि 7 बार चला जाएगा। 3 से कट कर लेता हूँ तो 13 3 39, ये 13 बार चला जाएगा। अब ये किसी से विभाजित नहीं होगा तो ऊपर वाली वैल्यू का हम गुणा कर देते हैं। तो देखिए अगर मैं देखता हूँ तो लास्ट में क्या आता है, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, और 56 यानी कि 6 3 18, लास्ट में 8 आना चाहिए। इसके लास्ट में 9 है, इसके लास्ट में 7 है, तो ये दोनों आंसर आपके नहीं होंगे।
और ऑब्वियस सी बात है कि अगर 1000 से अगर हम भाग करेंगे तो 0.3 स्थान पर होना चाहिए। तो 0.3 स्थान पे ऑप्शन नंबर ए और सी में दिया हुआ है। तो चूंकि दोनों में 648 दिया है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो देखिए 4 से अगर इसमें या 13 से अगर इसमें गुणा करता हूँ तो 13 सत्ते 91, 1 हो जाएगा 9 हो जाएगा, 13 छके 78, 78 और 9 कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 87 और 4 इंटू 2 यानी कि 8 इंटू 11 हो जाएगा। गुणा कर लेता हूँ 8 से तो 8 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 5 हो जाएगा 64 और 5 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। और इंटू 11 हो जाएगा, 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 6 14 को 4 हो जाएगा, 9 6 15, 1 16 को 6 हो जाएगा और 9 6 15 और 1 16 को 6 हो जाएगा और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 1000 से भाग करेंगे तो 0.3 स्थान पर लग जाएगा, यानी कि 76.648, 76.648 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन दो व्यक्तियों के निकट से गुजरती है जो उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। ये व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं तथा ट्रेन उन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर देती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए मान लेता हूँ कि ये व्यक्ति चल रहे हैं, दोनों इस दिशा में चल रहे हैं और उसी दिशा में ट्रेन भी चल रही है। ये मान लेता हूँ कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। इसको 9 सेकंड में पार कर दे रही है और इसको कितने सेकंड में, तो 10 सेकंड में पार कर दे रही है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, तो ट्रेन चल रही है। ट्रेन की ना तो स्पीड आपको मालूम है ना तो उसकी लंबाई मालूम है। ठीक है, और आपसे लंबाई उसकी पूछ रहा है। तो अगर मैं इसकी लंबाई को अगर मैं x मानता हूँ और इसकी स्पीड को, तो यहाँ पे जब ये पार करेगी उस कंडीशन में इसके द्वारा जो तय की गई दूरी जो x होगी, यहाँ पे जब पार करेगी उस समय इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो बस इसी को बराबर कर देंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो समय इंटू चाल हो जाएगा। तो समय है 9 इंटू चाल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसकी स्पीड y है तो चूंकि इसी दिशा में ये चल रहा है व्यक्ति की, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इसमें से माइनस हो जाएगी, क्योंकि नेट स्पीड क्या हो जाएगी, जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो उनकी नेट स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कितने सेकंड में, 10 सेकंड में पार कर देती है। यहाँ पर नेट स्पीड क्या हो जाएगी, तो y-4 हो जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 9y हो जाएगा और ये 10y हो जाएगा। घटाएंगे तो y हो जाएगा और 9 दूना के 18 हो जाएगा, 10 चौको 40, 40 में से 18 घटाएंगे तो 22। ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सेकेंड है और यहाँ पे सेकेंड है, दोनों से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। स्पीड आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में थी तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकल के आएगी। अब इसी अगर y की वैल्यू इसमें रख दूंगा तो 22 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे और इंटू 9 सेकंड है तो 9 से गुणा करेंगे तो यही ट्रेन की लंबाई निकल के आ जाएगी। सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो 9 दूना के 18 हो जाएगा, 2 से कट करूँगा तो ये 10 बार चला जाएगा, 10 में 5 के गुणा करूँगा तो 50 मीटर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या और 20 का चतुर्थानुपाती 36 है। कह रहा है कि यदि पहली संख्या दो संख्याओं का योगफल 14 है तो पहली दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए पहली संख्या को अगर मैं a मानता हूँ, दूसरी संख्या को अगर मैं b मानता हूँ, तो ये क्या है 20 और इसका चतुर्थानुपाती क्या है 36 है। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो 4 से कट करूंगा तो 4 5 20 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। कह रहे कि पहली दो संख्याओं का जो योगफल है वो 14 है। तो यहाँ से a और b का योगफल अगर निकालता हूँ मैं तो 9 5 14 बिल्कुल ही आ रहा है। इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य क्या होता है कि सिंपल सा इनका मल्टीप्लाई करके रूट ले लीजिए, वही गुणोत्तर माध्य होता है। तो 5 में 9 का गुणा करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, रूट लेंगे तो गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। 9 का रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 का रूट नहीं होगा तो 3√5 क्या हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइट हाउस के शीर्ष से पूर्व की ओर दो जहाज़ों के अनुमान जो कोण है वो 45 अंश और 30 अंश है। यदि जहाज एक दूसरे से 50 मीटर दूर है तो लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए लाइट हाउस मान लेता हूँ कि ये है, इससे पूर्व की ओर तो मान लेता हूँ कि दो जहाज़ें हैं, पहली जहाज ये है और दूसरी जहाज ये है। अवनमन कोण क्या है, तो 45 अंश है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 45 अंश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, तो 30 अंश हो जाएगा।
ठीक है। अवनमन कोण का मतलब क्या होता है, ऐसे हो जाएगा। तो जब ये अगर 45 अंश का है तो ये भी 45 अंश का हो जाएगा, और ये अगर 30 अंश का है तो ये भी 30 अंश का हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे बना लिया। जहाज एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पे हैं, तो 50 मीटर की दूरी पर है। इसकी लेंथ दे दिया 50। तो कह रहा है कि लाइट हाउस यानी इसकी ऊंचाई आपको क्या होगी, यही बतानी है। ठीक है। तो 10 45 अंश का मान क्या होता है, तो 1 होता है। अगर ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, तो अगर ये 1 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, तो रूट का 3 हो जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू निकल के आ गई 1, और इस पूरे की वैल्यू निकल के आ गई √3। तो √3 में से अगर 1 माइनस कर दूंगा तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो √3 माइनस 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 50 के बराबर हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है कि 1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से मैं भाग दे दूंगा तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 50 बटा √3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। √3 माइनस 1 इसका परिमेकरण कर दीजिए तो ऊपर क्या हो जाएगा, 50 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसे 2 से भाग करूँगा तो ये 25 बार चला जाएगा, तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो 25 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, यही क्या हो जाएगा, तो इस लाइट हाउस की ऊंचाई हो जाएगी। और ये किस ऑप्शन में दिया है, तो 25 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आयकर में 18% की वृद्धि की जाती है तो नेट आय में 2% की कमी हो जाती है, तो आयकर की मूल दर ज्ञात कीजिए कितनी होगी। तो देखिए इसको लगाने के कई तरीके हैं, पर सबसे आसान तरीका है कि टैक्स में जितना आपका परिवर्तन हुआ है, तो 18% इंक्रीज हुआ है, ये बराबर क्या हो जाएगा कि जो भी इसकी नेट इनकम होगी उसमें जो भी परसेंटेज डिक्रीज हुआ है उसे क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से नेट इनकम अगर और जो भी टैक्स है इसके बीच में अगर रेशियो निकालूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, n/t। इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 2 से कट करूँगा तो 9 बार चला जाएगा कि 9/1 हो जाएगा। ठीक है। देखिए 9 रुपया अगर उसका क्या है, आय है, और 1 रुपये क्या उस पर टैक्स लग रहा है, इसका मतलब ओवरऑल वो कमा कितना रहा होगा, 10 रुपये कमा रहा होगा। 1 रुपये का टैक्स लग रहा है, इसी जो आयकर टैक्स है इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 100 से गुणा कर दूंगा तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 10% उसका मूल दर होगा आयकर का, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि जो भी इसके टैक्स में चेंज हो जाएगा वो बराबर क्या हो जाएगा, तो जो भी इसकी इनकम होगी उसमें जो परसेंटेज चेंज हो रहा है ना उसके क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से n और t का अगर मैं रेशियो निकाल देता हूँ तो 9:1 निकल के आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 1 रुपये का टैक्स लग रहा है, मान लीजिए आप कमा रहे हैं 10 रुपया, ठीक है, तो आपके पास बच रहा है मान लीजिए 9 रुपया, क्योंकि 1 रुपये का इस पर टैक्स लग रहा है, तो नेट आपका क्या हो जाएगा, 9 रुपया ही आपके पास बचेगा, क्योंकि 1 रुपया का तो टैक्स हो रहा है। तो आप कमा कितना रहे हैं, तो इस नेट में इस जो टैक्स है इसको जोड़ देंगे तो आप इतनी कमाई कर दे रहे हैं। तो आपसे यही पूछ रहा है कि मूल जो दर है आयकर की वो आपको बतानी है। तो आपने कितना कमाया था, तो जो आपकी नेट इनकम है उसमें टैक्स को जोड़ देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और उस पर 1 रुपये का टैक्स लग रहा है, टैक्स की दर ही आपसे पूछ रहा है, तो 1/10 इंटू 100 यानी 10% क्या हो जाएगा, इसका मान निकल के आ जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए ए और बी दो अभाज्य संख्याएं इस प्रकार से हैं कि a² प्लस बी भी 20 से कम एक अभाज्य संख्या है, तो b के संभावित मानों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a² प्लस बी ये लेस देन कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, और ए और बी दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो देखिए पहले मैं ए की पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ। तो देखिए अगर मैं ए की वैल्यू को मैं मान लेता हूँ 2 है, क्योंकि अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है, फिर क्या मानता हूँ 3, फिर 5, ऐसे करके आगे बढ़ूंगा मैं। तो देखिए जैसे ही ए की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 में बी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है जिसको अगर मैं जोड़ूं तो 20 से कम आ जाए लेकिन अभाज्य संख्या हो। ध्यान देने वाली बात है कि बी भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 2 करेंगे तो 6 आएगा, 3 करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, यानी कि बी की पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा। 3 के बाद से क्या हो जाएगा, 4 5 5 4 9, 6 करेंगे, 7 करेंगे तो 7 4 11, 7 हो जाएगा। फिर 8 9 10 11 करेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर 13 करेंगे तो 13 4 17 हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा। और फिर इसके बाद से वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि 13 के बाद से 14 15 करेंगे तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है। 15 आपके अभाज्य संख्या नहीं है। तो जब ए की वैल्यू 2 है तो उसके लिए ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अब ए की वैल्यू अगर 3 होती है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में जोड़ के देखिए कि 20 से कम अभाज्य संख्या आनी चाहिए, तो 9 4 13, 2 अगर मैं करूँ
तो 9 और 2 11, 2 आपकी अभाज्य संख्या है तो बिल्कुल 2 हो सकती है। 3 4 5 6 7 7 9 7 16 बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अगर विषम संख्या में कोई भी विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो अगर ये आपकी 9 आ गई है और इसमें अभाज्य संख्या जो कि विषम होगी, क्योंकि सिर्फ 2 ही एक सम अभाज्य संख्या होती है, बाकी सब विषम अभाज्य संख्या होती है। तो 9 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सम आएगी, और सम अगर आएगी तो किसी न किसी संख्या से विभाजित होगी, यानी इस कंडीशन में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, अब जैसे ही 3 के पास कोई भी वैल्यू ए की रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 से 20 से अधिक चला जाएगा, इसका मतलब इसको हम काउंट नहीं करेंगे या इसके आगे वाली वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ से बी की टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आपको बन रही है, तो बी की टोटल 4 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो 4 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के करना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए रेशियो बी इसकी वैल्यू 2:3 है, बी रेशियो सी इसकी वैल्यू 4:5 है, सी रेशियो डी इसकी वैल्यू 3:2 है, और डी रेशियो ई इसकी वैल्यू 5:4 है, तो आपसे ए रेशियो ई इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, इस ए रेशियो ई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बटा बी इंटू बी बटा सी इंटू सी बटा डी इंटू डी बटा ई, ऐसे लिख सकता हूँ किसको, तो ए डिवाइडेड बाई ई, ऐसे इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ए रेशियो बी इसकी वैल्यू क्या दिया है, 2/3 रख दीजिए, इंटू बी रेशियो सी इसकी वैल्यू दिया है 4/5 है, तो रख दीजिए। सी रेशियो डी इसकी वैल्यू दिया है 3/2 है, और डी रेशियो ई इसकी वैल्यू दिया है 5/4। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ए रेशियो ई इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 1/1 यानी कि 1:1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मापक छड़ की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है। जब भी अधिकतम की बात करें तो इसका मतलब होता है एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है, तो अधिकतम लंबाई क्या होगी, जिससे 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 9 मीटर 45 सेंटीमीटर और 10 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबाई के कपड़े के 3 टुकड़ों को पूर्णतः मापा जा सके। ठीक है, तो इसको करने का तरीका ये है कि 7 मीटर 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, दूसरा है आपका 9 मीटर 45 सेंटीमीटर हो जाएगा, और तीसरा क्या है तो 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। इन तीनों का आपको क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, पर मैं इस क्वेश्चन को एचसीएफ निकाल के न करूँगा, बल्कि आप इसको डिविजिबिलिटी से सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए, जो भी आपका आंसर होगा, ये सेंटीमीटर वाली वैल्यू जो होगी वो इस सेंटीमीटर से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले अगर ऑप्शन पे देखूं तो 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर को अगर सिर्फ लेता हूं मैं, तो ये 35 को विभाजित नहीं करेगा, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। 35 को विभाजित कर देगा लेकिन 45 को विभाजित नहीं करेगा, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। 25 देखिए, 25 आपका 45 और 35 दोनों को विभाजित नहीं करेगा, तो ये भी नहीं आंसर होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए, 5 जो है वो 35 को विभाजित कर देगा, 45 को और 50 को, इन तीनों को 5 विभाजित कर देगा, और 1 तो सबको विभाजित कर ही देगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 15 जून 2026 को 3 शिफ्टों में, उसके जो बेस्ट 31 क्वेश्चन थे उसको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं इस वीडियो में वो आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। उन क्वेश्चन के थ्रू आपने कुछ न कुछ नया कॉन्सेप्ट जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं पसंद आता है तो आप अपनी स्वेच्छा से उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।